वंदे मातरम। आज हम अर्थशास्त्र के एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बात करने जा रहे हैं, राष्ट्रीय आय। आप लोगों ने टेलीविज़न पे या न्यूज़पेपर में सुना और पढ़ा होगा, वो कई बार बात कर रहे होते हैं जीडीपी। तो वो जीडीपी की बात कर रहे होते हैं, इट मीन्स वो राष्ट्रीय आय के बारे में ही बता रहे होते हैं। समझ में आता होगा कि जीडीपी देश के लिए कितना महत्वपूर्ण है। किसी भी अर्थव्यवस्था का जब हम किसी अन्य राष्ट्र से कंपेयर करें या पीछे के कुछ वर्षों से यदि कंपेयर करना चाहें तो जीडीपी या राष्ट्रीय आय को ही आधार बनाया जाता है। तो आज हम उसी विषय के ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालने वाले हैं। राष्ट्रीय आय एक समष्टिगत विचार है जो व्यापक या समग्र पर लागू होता है। व्यापक या समग्र का मतलब संपूर्ण अर्थव्यवस्था से लिया जा सकता है या बड़े स्तर पे लिया जा सकता है, क्योंकि जब हम समष्टि की बात करते हैं इसका मतलब हम एक व्यापक स्तर की बात करें, यानी कि हम ऐसे बिंदु की बात करें जो अर्थव्यवस्था को बड़े स्तर पे जाके प्रभावित करेगा। स्टूडेंट्स, राष्ट्रीय आय को समझने के लिए कुछ ऐसे शब्दों को समझना ज़रूरी है जो राष्ट्रीय आय को समझाते समय, समझते समय बार बार प्रयोग किए जाएंगे, बार बार उनका इस्तेमाल होगा। तो उन शब्दों को थोड़ा सा समझ लेना हमारे लिए अच्छा होगा। तो वे शब्द कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले मैं बात करूंगा राष्ट्र की। राष्ट्र के हैं, सामान्यतः हम सब जानते हैं राष्ट्र क्या होता है, फिर भी थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालना चाहूँगा। एक भौगोलिक भूभाग जो अदृश्य सीमाओं से प्रतिबंधित होता है, यानी एक इस तरह का भौगोलिक भूभाग जो एक बाउंड्री है जिसके चारों तरफ, बेशक वो बाउंड्री हमें कई जगह दिखाई नहीं देती। यहाँ राष्ट्र को एक अर्थव्यवस्था के रूप में ले तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि जब हम राष्ट्र की बात कर रहे होते हैं तो अर्थशास्त्र के हिसाब से हम किसी अर्थव्यवस्था की ही बात कर रहे होते हैं। तो अर्थव्यवस्था के रूप में हमने राष्ट्र को समझना है। दूसरा जो मुख्य शब्द आता है वो है परिवार। परिवार क्या है? सामान्य शब्दों में हम देखें तो परिवार के बारे में हमने छोटी क्लासेस में बहुत कुछ पढ़ा हुआ है। परिवार क्या है? परिवार वह है जहाँ बहुत सारे संबंध एक जगह मिलकर रहते हैं, जैसे कि मम्मी पापा, भाई बहन, चाचा चाची। लेकिन अर्थशास्त्र में परिवार का मतलब इस विचारधारा से नहीं है। अर्थशास्त्र में हम परिवार का मतलब किस चीज़ से लेंगे कि परिवार एक इस तरह की आर्थिक इकाई है जहाँ उपभोक्ता और उत्पत्ति के साधन दोनों रहते हैं, यानी कि वह परिवार ही एक ऐसी इकाई है जो उपभोग के लिए वस्तुओं और सेवाओं की मांग भी करते हैं, लेकिन साथ ही साथ उसी परिवार में उत्पत्ति के साधन भी रहते हैं। यानी कि उत्पत्ति के साधन कौन कौन से होते हैं? उत्पत्ति के साधन 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? श्रम, साहस, भूमि और पूंजी। तो ये चारों साधन भी कहीं ना कहीं परिवार का ही एक हिस्सा माने जाते हैं। इसलिए परिवार अर्थव्यवस्था के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई के रूप में माना जाता है। अब हम दोस्तों बात करेंगे वस्तुओं के संबंध में। तो वस्तुओं को यहाँ हम कुछ हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, बांट रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमने लिया है अंतिम वस्तु। ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है, खासकर जब हम राष्ट्रीय आय की बात कर रहे होते हैं। तो अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं? थोड़ा सा इस बिंदु को ध्यान से पढ़ना और समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है। अंतिम वस्तुएं वे समस्त वस्तुएं या फिर जिसमें सेवाएं भी शामिल की जा सकती है, उन्हें हम अंतिम वस्तु कहेंगे यदि वो उत्पादन प्रक्रिया से बाहर हो गई है। उत्पादन प्रक्रिया से बाहर होने का मतलब कि अब उन्हें उत्पादन में पुनः इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, इसे हम बोलते हैं उत्पादन प्रक्रिया से बाहर होना। तो ऐसी समस्त वस्तुएं और सेवाएं जो हैं वो यहाँ शामिल कर ली जाती हैं अंतिम वस्तुओं में, जो उत्पादन प्रक्रिया से बाहर हो जाती है। या इसे हम यूँ भी बता सकते हैं कि जो अंतिम उपभोक्ता तक पहुँच गई, ऐसी वस्तु क्या कहलाती हैं? अंतिम वस्तु कहलाती है। इसका एक उदाहरण देना चाहूँगा आपके पास। मान लीजिए आप बाज़ार से आलू लेके आते हैं। वो आलू यदि आप घर पे लेके आ गए, इट मीन्स आप उसकी क्या करोगे? सब्जी बनाओगे और उसको कहीं ना कहीं उपभोग करने वाले हो। इट मीन्स ये है आलू जो आप घर पे लेके आए हो, ये क्या है? ये अंतिम वस्तु है। लेकिन वही आलू यदि आप किसी ढाबे या होटल पे लेके जाते हो तो वहाँ हमारा उद्देश्य कुछ और होता है, तो वहाँ हम उसे अंतिम वस्तु नहीं मानेंगे। अब हम बात करेंगे मध्यवर्ती वस्तु की। तो मध्यवर्ती वस्तुएं क्या होती हैं? तो वे समस्त वस्तुएं मध्यवर्ती वस्तुओं में शामिल कर ली जाती हैं जो अपने आप में है तो अंतिम वस्तु, लेकिन उन अंतिम वस्तुओं को पुनः उत्पादन की प्रक्रिया में कहीं ना कहीं काम में लिया गया है।
इस तरह की सारी वस्तुएं जो है वो कहीं ना कहीं मध्यवर्ती वस्तुओं में शामिल कर ली जाती हैं। इसके बहुत से उदाहरण हम हमारी साधारण ज़िंदगी, आम जिंदगी में भी देख सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आप लोगों को समझा रहा हूँ, जैसे कि इस्पात की चद्दर। तो इस्पात की चद्दर का प्रयोग सामान्यतः हम किस लिए करते हैं? हम घरों में भी कर सकते हैं, लेकिन उसी इस्पात की चद्दर का प्रयोग यदि एक ऑटोमोबाइल निर्माता कंपनी यानी कि वाहन बनाने वाली कंपनी यदि प्रयोग करती है कच्चे माल के रूप में, तो हम उससे अंतिम वस्तु न बोलकर मध्यवर्ती वस्तु कहेंगे। इस प्रकार मध्यवर्ती वस्तु एक अंतिम वस्तु का ही एक ऐसा रूप है जो पुनः उत्पादन प्रक्रिया में काम में लिया जाता है, इसलिए हम उसे अंतिम वस्तु न बोलकर मध्यवर्ती वस्तु कह देते हैं। इसके आप और भी बहुत सारे उदाहरण चाहो तो अपने दैनिक जीवन से ले सकते हो। अब हम बात करेंगे स्टॉक। देखिए, सामान्यतः स्टॉक का मतलब हम किस चीज़ से ले लेते हैं? तो स्टॉक का अर्थ केवल इस चीज़ से नहीं लिया जा सकता कि हमारे पास कितना कुछ है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु स्टॉक के संबंध में जो हमें खासकर ध्यान रखनी है वो यही है कि एक समय विशेष का होना बहुत ज़रूरी है। जब तक एक समय विशेष के संबंध में हम बात नहीं करेंगे तब तक हम स्टॉक को डिफाइन नहीं कर सकते, तो ज़रूरी है। तो एक समय विशेष पर किसी भी वस्तु की हमारे पास जो भी उपलब्ध मात्रा है उसे हम बोलेंगे स्टॉक। इसके ठीक अगला बिंदु हम ले रहे हैं यहाँ पे प्रवाह। तो प्रवाह का मतलब भी हम समय से ही लेंगे, लेकिन यहाँ एक खास बिंदु हमने यहाँ समय का लिया है, वो इकाई समय। तो इकाई समय में स्टॉक में कोई भी वस्तु प्रवेश करती है या बाहर जाती है, तो उस इकाई समय में कितनी वस्तुएं प्रवेश कर गई, कितनी बाहर निकल गई, उस इकाई समय में प्रवेश और बाहर करने वाली वस्तु की मात्रा ही क्या कहलाती है? प्रवाह कहलाती है। स्टॉक और प्रवाह के संबंध में आपको एक बहुत ही सिंपल सा एक उदाहरण और मज़ेदार उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक टैंक है, उस टैंक को एक नल के नीचे रख दिया जाए। अब यदि नल को चालू कर दिया जाए तो प्रति मिनट, प्रति घंटे उस नल से कितना पानी उस टैंक में जा रहा है वो प्रवाह है या बाहर आ रहा है। उस नल को हमने 2 घंटे चलाया और बंद कर दिया। अब 2 घंटे बाद उस टैंक में कितना पानी है वो है स्टॉक। तो शायद आपके समझ में आ गया स्टॉक और प्रवाह में अंतर क्या होता है। अब आपने जो अंतिम वस्तु का जो बिंदु पड़ा उसको मैं थोड़ा सा डिफाइन करना चाहूँगा। अंतिम वस्तुओं को हम पुनः कई भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो अंतिम वस्तुओं को पुनः 2 भागों में बांटा जा सकता है, जैसा कि आपके सामने दिखाई दे रहा होगा आपको। एक होती है उपभोक्ता वस्तुएं, एक होती है पूंजीगत वस्तुएं। दोस्तों, उपभोक्ता वस्तुएं क्या होती हैं? वे समस्त वस्तुएं जो उपभोग के लिए प्रयुक्त होगी उन्हें हम बोलेंगे उपभोक्ता वस्तु। और पूंजीगत वस्तुएं कौन सी होती हैं? वे वस्तुएं जो उपभोक्ता वस्तुओं के यदि और ज़्यादा मात्रा उत्पादित करनी है तो उसके लिए प्रयुक्त की जाती है, जैसे कि मशीनें इसमें शामिल हो जाती हैं, कोई भी औजार हो, इस तरह की चीज़ें सामान्यतः क्या कहलाती हैं? पूंजीगत वस्तुएं कहलाती हैं। इस पूंजीगत वस्तु के संबंध में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आती है दोस्तों। यदि थोड़ा सा आप लॉजिक लगाओगे तो इस बात को बड़ी आसानी से समझ जाओगे। हाँ, बात थोड़ी सी अटपटी ज़रूर लगेगी। वो है क्या? देखिए, आप यदि उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करेंगे तो इस उत्पादन को कहीं न कहीं हम क्या करेंगे? स्टोर करेंगे। या यूँ मान लीजिए यदि आज मैं कुछ उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन करता हूँ तो पहले वाली मात्रा में कुछ न कुछ कहीं न कहीं वृद्धि तो ज़रूर होगी। लेकिन ये पूंजीगत वस्तुओं के संबंध में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही जाती है कि इन वस्तुओं का उत्पादन इन वस्तुओं के स्टॉक में किसी भी तरह की वृद्धि नहीं करता। बात बड़ी अजीब सी लगती है कि हम इनका उत्पादन कर रहे हैं और इसमें कोई वृद्धि भी नहीं हो रही। बहुत ही मज़ेदार चीज़ है ये। थोड़ा सा दिमाग लगा के इसका आंसर निकालने की कोशिश करना। अगले वीडियो में मैं आपको इसका थोड़ा सा इसके बारे में बताता हूँ कि किस तरह से पूंजीगत वस्तुएं अपने स्टॉक में वृद्धि नहीं करती। चलो, अब इन उपभोक्ता वस्तुओं को हम 2 भागों में विभाजित करेंगे। एक होती है टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं, एक होती है गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं। दोस्तों, अर्थशास्त्र को समझने का एक सबसे बहुत एक आसान तरीका जो होता है वो यही होता है कि हम जब भी उदाहरण लें, जब भी एग्जाम्पल लें, तो ऐसी वस्तुओं के लिए जो कहीं न कहीं हमारे आसपास हो, हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी हो, क्योंकि उन उदाहरणों को यदि हम लेंगे तो बड़ी आसानी से उन चीज़ों को हम समझ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं की। जैसा कि नाम से समझ में आ रहा होगा, टिकाऊ मतलब जिनके चलने की अवधि लंबी होती है।
तो उपभोक्ता वस्तु भी हैं, साथ ही साथ टिकाऊ। तो टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं कौन सी हो जाती हैं? वे वस्तुएं जो लंबी अवधि के लिए उपभोग में ली जाती हैं। जैसे कि हम घरों पे टेलीविज़न का इस्तेमाल करते हैं, फ़ैन का इस्तेमाल करते हैं, एयर कंडीशन यूज करते हैं, वाहन यूज करते हैं, कूलर यूज करते हैं। ये सारी की सारी वस्तुएं किस में शामिल होगी? ये टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं में शामिल होती हैं। अब इन वस्तुओं की थोड़ी सी विशेषता यदि आप निकालो तो देखो, जैसे मान लीजिए हमारे घर पे एयर कंडीशन है, तो एयर कंडीशन कुछ समय बाद उसकी जो क्षमता होती है उसमें थोड़ी सी कहीं ना कहीं गिरावट आ जाती है। इट मीन्स वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, तो उसे किसकी आवश्यकता होगी? रिपेयर की आवश्यकता होगी। तो यदि हम उसमें रिपेयर कर देते हैं तो वो पहले की तरह काम करने लगता है। इट मीन्स इन उपभोक्ता वस्तुओं की जो क्षमता जो है वो कहीं ना कहीं कुछ समय बाद कम हो जाती है और रिपेयर के बाद उन्हें पुनः उसी क्षमता तक पहुंचाया जा सकता है। गैर टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन्हें बहुत कम समय में ही हमें उपभोग करना होता है, यानी कि इनकी उपभोग अवधि लंबी नहीं हो सकती है। जैसे कि दूध हैं, सब्जियां हैं, ये लंबी अवधि तक काम में नहीं ली जा सकती, तो इन्हें तुरंत इस्तेमाल करना होता है, लेकिन ये लंबी अवधि तक इस्तेमाल की जा सकती है। टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं और पूंजीगत उपभोक्ता वस्तुओं में एक समानता निकल के आती है दोस्तों। वो समानता क्या है? ये भी लंबी अवधि के लिए यूज हो रही हैं, ये भी लंबी अवधि के लिए इस्तेमाल होती हैं। इनमें भी टूट फूट होती हैं, पूंजीगत वस्तुओं में भी टूट फूट होती हैं। इनकी भी रिपेयरिंग की जाती हैं, इनकी भी रिपेयरिंग की जाती हैं। इन्हें पुनः उसी क्षमता तक पहुंचाया जा सकता है रिपेयर के बाद, और इन्हें भी पहुंचाया जा सकता है। तो ये कुछ कॉमन विशेषताएं हैं जो टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु और पूंजीगत उपभोक्ता वस्तु में होती हैं, लेकिन दोनों है अलग अलग, क्योंकि ये उपभोग के पर्पज से इस्तेमाल होती हैं और ये उपभोक्ता वस्तु के उत्पादन में कहीं ना कहीं प्रयुक्त होती हैं। अब इसको भी थोड़ा सा उदाहरण के माध्यम से आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए अपन बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम की। तो एक कंप्यूटर सिस्टम मैंने घर पे लगा रखा है और एक कंप्यूटर सिस्टम मैंने ऑफिस में लगा रखा है। तो जो घर पे कंप्यूटर सिस्टम मैंने लगाया है वो टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु में शामिल होगा, लेकिन जो कंप्यूटर सिस्टम मैंने कंपनी या फैक्ट्री में लगा रखा जहाँ मैं उत्पादन कर रहा हूँ, तो वो किस में शामिल होगा? वो पूंजीगत वस्तु में शामिल होगा। तो निर्भर करता है हम उस वस्तु का उपयोग क्या करते हैं। उपयोग के आधार पे हम उसे पूंजीगत वस्तु भी बोल सकते हैं, उपयोग के आधार पे हम उसे टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु भी बोल सकते हैं, यानी कि उपभोक्ता वस्तु भी बोल सकते हैं। तो ये निर्भर करता है हम उस वस्तु का उपभोग किस उद्देश्य से कर रहे होते हैं। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और जो मैंने बताया वो भी शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगली क्लास में इसके आगे के बिंदुओं के ऊपर कहीं ना कहीं हम चर्चा करेंगे, यानी कि हम राष्ट्रीय आय को समझते हुए राष्ट्रीय आय की जितने भी अवधारणाएं होती हैं उन पे ऊपर कहीं ना कहीं चर्चा करेंगे। थैंक यू।